टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम मिलके 6 नंबर का क्वेश्चन श्योर शॉट है। अब आपकी मर्जी है कि आपको 94 लेने हैं और 100 लेने हैं, वो इस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये राइटिंग में देता हूँ कि क्वेश्चन जरूर आएगा, स्कूल में भी आएगा और बोर्ड्स में भी आएगा, और 6 मार्क का क्वेश्चन होगा। यानी तुम्हें आज की क्लास के बाद सिर्फ 4 नंबर के लिए पढ़ना है, बाकी जो पढ़ना है 6 नंबर का तो अकेला क्या ही आता। प्रोबेबिलिटी की टोटल वेटेज कितनी है? 10 नंबर की, 10 में से 6 तो आज ही खत्म है, और तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो 4 भी आ गया, तो हो सकता है कि ज़्यादा पंगा आया ही नहीं, क्योंकि 4 ये भी जो यहाँ तक पढ़ाया ना पहला पार्ट जो है प्रोबेबिलिटी का, टिल इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स। तो इसमें 4 चीज़ों के कॉम्बो होते हैं, और 4 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? एडिशन थ्योरम, कंडीशनल, ठीक है, ये 2 हो गई, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट 1, 3 हो गई, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट ये 4। और इन चारों के मिक्स क्वेश्चन वो लिखे हुए थे कि एक्सरसाइज में मैंने उठा के सारे, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया भाई ये चारों पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारी थ्योरम एक दूसरे से मिली जुली हैं, राइट। इसका जवाब देना, एनसीईआरटी कई बच्चे डाउट नहीं लाते, बट अच्छा सवाल है ये। अगर ए बी का सबसेट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी मिसलेनियस में। कंडीशनल है ऑब्वियसली, ए बाई बी लिखी हुई तो कंडीशनल है, तो आंसर क्या आएगा इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो वेरी गुड, पी ऑफ ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अपॉन कितना? ठीक है जी, बात समझ में आई? क्लियर है? ए बी का सबसेट है, और अगर मैं उल्टा कर दूं बी ए का सबसेट है तो इसी का आंसर क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, अगर ए भाई अगर ए बी का सबसेट है तो ए बी के अंदर आएगा, तो ए और बी का कॉमन नहीं आ रहा था, अभी बी ए का सबसेट है तो बी और ए का कॉमन बी आना शुरू हो जाएगा, तो बी बाई बी कितना श्योर हो जाएगा ना आंसर उठ के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है जी, मामूली बातें हैं, क्योंकि मैंने जिस लेवल पे आज चैप्टर पहुंचा दिया तुम्हें बड़ी इजीली समझ में आ गया होगी, कहानी कुछ भी नहीं है तो, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखना एनसीईआरटी के, मैं बताता हूं आपको, एनसीईआरटी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं किया करो, वो 1 मार्कर और 2 मार्कर में एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले टाइम में, तो ध्यान रखना एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं करो। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लूपहोल है, ना मैं कवर करता हूं ना तुम्हारे स्कूल के टीचर कवर करते हैं, और तुम तो देखो कवर करते ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। 3 लोगों ने छोड़ दिया और इंटरेस्टिंग चीज छोड़ दी। ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लिखो जी, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सब कुछ वहां लिखा हुआ है, तुम सिर्फ समझोगे और एक डायग्राम बनाओगे और आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, एक बार बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तुम्हें मैं। हाँ भाई, ये वाला बैग है, यहाँ ध्यान देना बेटा, ये बैग 1 है। इस बैग 1 में व्हाइट बॉल 4 हैं, रेड बॉल 3 है, टोटल बॉल हो गई 7। ठीक है जी। और एक दूसरा बैग है, बैग 2, इसमें व्हाइट बॉल हैं 3 और ब्लैक बॉल हैं 4, टोटल इसमें भी 7 है। इसमें से व्हाइट बॉल निकाल के दिखाओ, चलो। बिल्कुल सही बात है, 4/7, और इसमें से व्हाइट बॉल निकाल के दिखाओ। कितना आसान काम है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, 2 मिनट का काम है तो हो गया खत्म काम। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। क्वेश्चन तब डिफिकल्ट हो जाता है जब मैं किसी को ये कह देता हूं कि देयर आर 2 बैग्स गिवन, सो एंड सो कंटेंट है, ठीक है जी। उसके बाद बोलता हूं सेलेक्ट वन ऑफ द बैग, सेलेक्ट एनी वन बैग, ठीक है, एंड फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग अ बॉल इज ड्रॉन फाउंड टू बी व्हाइट। तो ये तो श्योर है कि व्हाइट बॉल निकलेगी, लेकिन ये श्योर नहीं किस बैग से निकलेगी। उसने बोला बैग इज सिलेक्टेड, तो मुद्दा व्हाइट बॉल सेलेक्ट करना तो सेकेंडरी हो गया, नहीं व्हाइट सेलेक्ट करना है, मुद्दा तो वो भी है लेकिन सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? बहुत बढ़िया ना, यही मैं बढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चा कहता है सर देखो ऐसा होगा कि पहले आप बैग, सर आपका रास्ता ये होना चाहिए, पहले आप ना एक काम करो, बैग 1 का इवेंट ले लो E1, बैग 2 का इवेंट ले लो E2, और व्हाइट बॉल का इवेंट आप W ले लो। तो सर ये रास्ता गलत है आपका, ये नहीं करना, ये नहीं करना। मैंने करोगे क्या? सर पहले बैग 1 सेलेक्ट करोगे, पहले क्या होगा, बैग 1 सेलेक्ट होगा, एंड उस सेलेक्टेड बैग से आप क्या निकाल लेना, व्हाइट बॉल। मैंने खुल के बताया, समझ नहीं आई कहानी। सर ये पहली बात तो ना 1 by 1 प्रोसीजर है, समझ में आया कुछ? बजी घंटी दिमाग में,
अबे बैग सेलेक्ट करना, देन उसमें से बॉल निकालना, ही क्या है, एक करके जॉब हो रही है। तो इसको कैसे लिखना चाहिए अपने को, तो पहले आप बैग सेलेक्ट करो, देन आप व्हाइट बॉल निकालो। जो बच्चे ऐसे लिखते हैं गलत लिखते हैं, इसका मतलब यहां से व्हाइट बॉल उनको पता ही नहीं कहां से निकल रही है। नहीं मुझे तो पता है, क्या पता है तुम बताओ, व्हाइट बॉल कहां से निकल रही है, तो बताओ ना, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है बात। तो ऐसा लिखिए ना W/E1, इसका मतलब साफ है कि व्हाइट बॉल निकल रही है और फ्रॉम बैग वन ही निकल रही है। अच्छा इसका बताओ क्या करना पड़ेगा, व्हाइट बॉल निकाल दो, नहीं नहीं पहले बैग सेलेक्ट करो भैया, पहले बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर व्हाइट बॉल निकलेगी। तो बताओ भाई क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड देन फिर व्हाइट बॉल। मतलब मेरे को समझ नहीं आई क्या हो क्या रहा है। नहीं कुछ नहीं, 1 by 1 प्रोसीजर चल रहा है, जैसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, डाई ने हेड दिखा, डाई ने क्या कहते 2 दिखा दिया तो कॉइन टॉस करो, सब चल रहा है 1 by 1 चल रहा है, और क्या चल रहा है। तो क्या आ रहा है बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट W। वेरी गुड, W/E2 ना, समझाएंगे सामने लगे भाई ये व्हाइट निकल रही है लेकिन हाँ बैक 2 से ही निकल रही है। तो ठीक है जी, W/E2। मैंने कहा यार सुन मेरी बात सुन, मैंने मुझे मत सुनाए तू कहानियां, अब मेरा सवाल सुनना और फिर तुम्हारा देखते हैं जवाब इंटरेस्टिंग है कि नहीं। नहीं बोला देयर आर 2 bags, सो एंड सो कंटेंट है, वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दैट सेलेक्टेड बैग फाउंड टू बी व्हाइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। इंसान सर पकड़ के बैठ जाता, सर व्हाइट बॉल तो यहाँ से भी निकल सकती है और यहाँ से भी निकल सकती है। मैंने करेगा क्या सर, यहाँ से निकाल दो। मैंने मुझे नहीं पता, मेरे को मत बता तू कौन से बैग से निकाल रहा है। मैंने तुझसे आखिरी में सवाल क्या पूछा है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं तू कहाँ से निकाल रहा है, मुझे तो मेरी व्हाइट बॉल निकाल के दे दे बस। तो व्हाइट बॉल निकालने के 2 तरीके हैं, ऑब्वियसली मैं व्हाइट में इंटरेस्टेड हूँ, बैग 1 बैग 2 मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझ आया। तो बताओ बच्चा क्या गया, बच्चा क्या गया सर ऐसा है, या तो आप ये कर लो, सही तो कह रहा है बच्चा, बैग 1 सेलेक्ट करके व्हाइट बॉल निकाल लो, और बैग 2 सेलेक्ट करके व्हाइट बॉल निकाल लो, और कुछ और बैग भी होता तो वो भी चलता रहता। हाँ भाई और का मतलब, हाँ भाई बिल्कुल सही है, प्लस यूनियन का मतलब सेट्स को कंबाइन होता है और प्लस का मतलब होता है उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंबाइन करना। तो मुझे जल्दी से बताओ इसमें कौन सा केस छोड़ा, कौन सा केस पकड़ लिया तुमने, कोई नहीं छोड़ा, सारे जितनी पॉसिबिलिटीज से व्हाइट बॉल निकल सकती थी वो निकाल के दिया मैंने तुम्हें। इसको बोलते हैं क्या, व्हाइट बॉल या टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल या टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। टोटल क्यों बोल रहे हो तुम, वाई वी आर एडिंग वर्ड टोटल ना सर। इसके अलावा कोई केस और निकाल के दिखा दो, व्हाइट जहाँ से निकाल दोगे। अब समझ में आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए, ध्यान से, हाँ ध्यान सुनना बेटा। कुछ E1 E2 टाइप के इवेंट्स होंगे और वो एक्सक्लूसिव होंगे। हाँ भाई शर्मा जी, ये एक्सक्लूसिव कहाँ से आ गया यार, एक बात बता, जब तू बैग 1 सेलेक्ट कर रहा था तेरा बैग 2 पे ध्यान था तो बात खत्म ना। बैग 1 का डेटा बैग 2 के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, और वैसे भी डेटा क्या ओवरलैप कर रहा है, जब मैं बैग 1 सेलेक्ट करता हूं तो बैग 2 की तरफ देखता भी नहीं, और बैग 2 जब सेलेक्ट करता हूं तो बैग 1 की तरफ देखता भी नहीं ना। तो इसी बिहेवियर का नाम क्या है, एक्सक्लूसिव, मतलब नो शेयरिंग ना, इनमें शेयरिंग नहीं है। ठीक है, मैं जब इस पे सोचता हूं तो इससे कुछ भी उठाने की कोशिश नहीं करता, और इससे सोचता हूं तो इससे उठाने की कोशिश नहीं करता। समझ में आया भाई ये एक्सक्लूसिव क्यों बनाए। अब बताओ करना क्या है, करना कुछ नहीं है, एक ऐसा इवेंट परफॉर्म करना है जो सबसे एसोसिएटेड है ना। जैसे हमारा जितेश है ना, इसकी क्लास में सबसे दोस्ती है, ही इज एसोसिएटेड टू एवरी पर्सन, राइट। तो इसका मतलब क्या है, शर्मा जी हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, शर्मा जी की हंसी का राज भी जाना जाएगा बाद में। हाँ भाई एक इवेंट देख रहे हो ए, इसका कुछ ना कुछ हिस्सा हर एक के साथ आया है। तो ये बताओ इस हिस्से तक पहुंचना है, प्रोसीजर बताओ, डायरेक्ट सुरंग खोदो ये मिलो, या दूसरा तरीका क्या है। सर पहले ना आप डब्बे में एंटर करो, डब्बे में एंटर करने के बाद सबसे पहले आप किस में जाना, चलो चलते हैं, पहले E1 में चले गए, बस सर जब E1 में पहुंच जाओगे तो E1 में कुछ इलाका को मिल ही जाएगा जो शेड है E1, और अपने को यहां तक पहुंचना है ना। E1 में इंटरेस्ट है ना, ना 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 E1 में इंटरेस्ट नहीं है, ए में नहीं, अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, मुझे E1 और ए के कॉमन में इंटरेस्ट है। किस में इंटरेस्ट है, इसको जानना चाहते हो ना, तो जानोगे कैसे बेटा, ये तो 1 by 1 प्रोसीजर है, पहले E1 में आना पड़ेगा फिर इस हिस्से में आना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे, पहले आएगा E1 और इंटू में कितना, वेरी गुड A बाई, है ना। ये A बाई E1 क्यों लिखते हो सर, ये तो ये भी है, नहीं है क्या, लेकिन ये A किसका है, हाँ तो फर्क है ना दोनों में। तो वेन डायग्राम क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। ये वेन डायग्राम बना लें और उसके बाद मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम बचती नहीं क्लास के अंदर। थ्योरम लिख लेंगे जी, हाँ जी सुनो, इधर देखो, थ्योरम तो लिख लो।
ये वाली लिखना थ्योरम, तुम वो वाली मत लिखना, वो तो ऑलरेडी प्रिंटेड ही है। ये वाली थ्योरम शायद प्रिंटेड नहीं है इस फॉर्म में। चलो भाई पीयूष, यही है ना इसका मतलब? पहले ith इवेंट सेलेक्ट कर ले और उसके बाद ए परफॉर्म कर ले, ये मतलब है ना? तो आई स्टार्ट कहाँ से करेगा? 1 से जाएगा। इसको मेरा और डिटेल में लिखने का मन कर रहा है, मैं क्या करूँ? हाँ जी दिव्यांश, और डिटेल लिखने का मन कर रहा है, तो क्या करें? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा लेते हैं, क्योंकि वैसे भी 1 by 1 वाली चीज़ है। तो क्या करो? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? ई आई। बेटा 1 नहीं ना, सिग्मा लगा हुआ है। ई आई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? ए बाई ई आई। करो नोट। वेन डायग्राम कॉपी करना और ये वाला कॉपी करना है। हाँ बेटा बोल। गलत है, तू समझा नहीं। उसने बोला वन ऑफ बैग इज सिलेक्टेड, देन अ बॉल इज ड्रॉन फाउंड टू बी वाइट। ये चीज़ ना बोली हो तो वैसे ही क्लियर है, और क्या? फिर क्या मतलब है? फिर तो ये भी नहीं क्लियर भाई। अगर उसने ये चीज़ नहीं बोली होती तो बैग का सिलेक्शन तो मैटर नहीं करता ना फिर। ठीक, फिर तो बैग का सिलेक्शन मैटर नहीं कर रहा है। फिर तो पिछले एक्सरसाइज से क्वेश्चन हो गया ना ये। वहाँ नहीं बोलता था 2 balls आर ड्रॉन, 1 ball ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, तो बात ही खत्म। हर एक बैग से निकालनी है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है नहीं। एंड फाउंड टू बी वाइट, या सॉरी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा 2 बैग हैं तो हर एक बैग से एक बॉल निकालेंगे तो 2 बॉल निकलेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 वाइट, तो 1 वाइट में क्या, शायद पहले से वाइट निकली हो, दूसरे से नहीं निकली हो, या दूसरे से निकली हो तो पहले से नहीं निकली हो। तो ऐसा कुछ करके केसेस बन जाते थे। यहाँ तो मुद्दा वो सीधे फैल जाता है ना, कहता नहीं पहले तो भाई तू बैग की कहानी सुना। हाँ भाई प्रतीक, E1 E2 E3 EN एक्सक्लूसिव है, शेयरिंग नहीं हो रही। E1 E2 E3 E4 EN में कोई शेयरिंग? अच्छा सबको मिला दूं, E1 E2 E3 E4 EN सबको मिला दूं तो बहुत बढ़िया। इसका नाम होता था कुछ एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। प्रोबेबिलिटी का सम बताओ। वेरी गुड, नीचे लिख देना नोट, शायद नोट लिखा नहीं होगा वहाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इक्वल टू 1। रीजन एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। देखना, पढ़ के देखना, है समरी में लिखो है ये बात लिखी हुई कहीं? नहीं लिखी हुई तो लिख देना भाई। वैसे ऊपर लिखा हुआ है पहली लाइन में, लेट E1 E2 E3 डॉट EN आर इन एक्सक्लूसिव एंड, अरे इंडिपेंडेंट, ये कहाँ से आ गया इंडिपेंडेंट? वो लिखो यार एग्जॉस्टिव एंड। हाँ ऑब्वियसली, कहाँ से आ गया ये इंडिपेंडेंट? कहाँ से आ गया? एग्जॉस्टिव वर्ड लिखो भाई, एग्जॉस्टिव थ्योरी में गलत है, प्रिंटेड नहीं है। ठीक, अच्छा इतनी बड़ी मिस्टेक है। एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, और उसके ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी का सम इसका ना कहीं लिख देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ EN का सम कितना आएगा? 1 आएगा। लेट्स स्टार्ट, दैट्स इट, हो गया थ्योरी खत्म। ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। थोड़ी देर तक बेस थ्योरम ऑन करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या ऑन करेंगे। ठीक है जी, बेस तो खत्म करनी है आज, ये तो श्योर है। बेस खत्म हो जाए उसके बाद देखेंगे कुछ। ये लिख देना यार कहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इज 1। हो गया कॉपी? हाँ भाई टिक करो क्वेश्चन जो जो करने हैं। मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ, ये नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आज क्लास में करने हैं और बिना लैंग्वेज के करने हैं। लैंग्वेज बेस्ड थ्योरम से ऑन होगी। शुरू हो जाए जल्दी से।
कोई कैमरे के आसपास वालों को पानी पीना मना है। बेटा मेरा कैमरा हिल गया ना, देख लेना तुम। तू गया ना सबसे पहले उठ के, बताता हूँ तेरे को। एक दुखी आत्मा है। चलो शुरू कर लो फटाफट। लैंग्वेज नहीं करनी है, मतलब आज लैंग्वेज अवॉइड करेंगे, सिर्फ इसमें व्हाट यू से टोटल में बेस थ्योरम इसी का कंटिन्यूएशन है, उसमें लैंग्वेज लिखनी सीख लेंगे। इसमें तो हम कॉन्सेप्चुअली देख लें कि क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, क्या क्या परफॉर्म हो रहा है। हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को आप ढंग से रीड करें। अ बैग कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है जी, एक बैग है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। एक बैग है जिसमें 3 रेड हैं, 4 ब्लैक हैं, टोटल 7 बॉल हैं। अनदर बैग कंटेन्स 4 रेड 2 ब्लैक, टोटल 6 हैं जी। ठीक है जी। वन बैग इज सिलेक्टेड, अंडरलाइन दैट सेंटेंस, वन बैग इज सिलेक्टेड at random and from the selected bag a ball is drawn. ठीक है जी। each ball is equally likely to be drawn. let E be the event of first bag. अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो इसका इवेंट E लिखा है उसने, और अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो इसका इवेंट उसने F लिखा है। ठीक है जी। और G be the event of red ball, और रेड बॉल का इवेंट G है। तो कहते हैं इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, प्रोबेबिलिटी ऑफ G by E, प्रोबेबिलिटी ऑफ G by F एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ G। हाँ जी प्यारे बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E सुनाओ। अरे तो कितना आसान काम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना होगा, मतलब पहले बैग को सिलेक्ट करना, तो आंसर इज 1/2। क्यों मोहित 1/2 क्यों? अबे दो तो बैग हैं और एट रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो रैंडम मतलब दोनों के इक्वल चांस है सेलेक्ट होने के। तो इसका चांस क्या है 1/2, और इसका चांस क्या है ऑब्वियसली वो भी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ F 1/2। ऐसे डायग्राम बना के करना है आज फिलहाल। टोटल में कोई लैंग्वेज नहीं जानी है। करना क्या है, जी मतलब क्या है, रेड बॉल निकालनी है। हाँ भाई डायरेक्ट रेड बॉल निकालनी है, बैग सेलेक्ट करके रेड बॉल निकालनी है। सेंटेंस अंडरलाइन करवाया था अभी, वहां साफ साफ लिखा है वन ऑफ बैग इज सिलेक्टेड एंड अ बॉल इज ड्रॉन। मतलब तुम रेड बॉल सीधे निकाल ही नहीं सकते, पहले तुम्हें बैग सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि ये देखो, ये कौन हो गया, रेड बॉल। और रेड बॉल सेलेक्ट करने का वो क्या है जी, इवेंट क्या है, जी। यहाँ जी ये बताओ, ये जी निकल रहा है या जी फ्रॉम ई निकल रहा है? हाँ जी फ्रॉम ई निकल रहा है ना, मेक श्योर कि जी बाई ई लिखा जाए यहाँ फिर। हाँ भाई जी बाई ई का मतलब क्या है, रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। अच्छा अब निकाल देता हूँ मैं रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। कितना आएगा 3/7। और रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, बोलो भाई रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। अच्छा रेड बॉल फ्रॉम इज 4/6, तो 4/6 मतलब 2/3। और आखिरी में क्या पूछा उसने, जी भी पूछा है। तो जी कैसे निकलेगा, जी तो सारे लूप ऐड करने पड़ेंगे, जी तो कहीं से भी निकल सकता था, जी मतलब रेड बॉल ना। तो ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी का आंसर सुनो। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी का आंसर आएगा सिग्मा आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल, वैसे आई वाला नोटेशन चलेगा नहीं यहाँ क्योंकि ई और एफ अलग अलग कर दिया उसने। सो यू हैव टू राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड देन जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड देन जी। स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई का मतलब 3/7 है, और ये हाफ इंटू में दिस 2/3 कितना आया, ये आ गया तुम्हारे पास 3/14 और 1/3। 14 और 3 का एलसीएम आ गया 42। 42 का मतलब 3 3 9 प्लस 14 कितना आ गया 23/42। चेक करो भी आंसर, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी। सारे आंसर्स मैच करते चलना, ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन, सी पार्ट। जिसका टोटल स्ट्रांग होता है वो तुम्हारा क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास इसको बेस थ्योरम को बहुत इजीली हैंडल करता है। और तुम्हारे
स्कूल के टीचर्स की बस यही छोटी सी मिस्टेक है, वो बेस में टाइम लगाते हैं लेकिन टोटल में टाइम नहीं लगाते, जिसकी वजह से बेस उतने लेवल पे स्ट्रॉन्ग नहीं आता निकल के। अब देखना, आज मैं बेस थ्योरम में मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चंस कराऊंगा और ज़्यादा टोटल करा रहा हूँ। टोटल कराने के बाद बेस करने का मजा ही अलग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बता दूं, एक यस कहता है, एक नो कहता है। Second question, C part. Find the probability of the drawing 1 rupee coin from a purse with 2 compartment, one of each of which contains 3 50 paisa coins and 2 1 rupee coin. Other, अच्छा, 2 कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2। कंपार्टमेंट 1 में जो 50 पैसा कॉइन है वो है 3 और 1 रुपी कॉइन जो है वो है 2। कंपार्टमेंट 2 में 50 पैसा कॉइन है 2 और 1 रुपी कॉइन है 3। ठीक है जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रुपी कॉइन फ्रॉम पर्स। अंडरलाइन करो, फ्रॉम पर्स, पर्स को अंडरलाइन करो। जो तुमको 1 रुपी कॉइन निकालना है, कहां से निकालना है? जैसे ही पर्स खोला, पर्स में 2 कंपार्टमेंट, तो वो तो कंपार्टमेंट 1 या कंपार्टमेंट 2 किसी भी निकल सकता है, लेकिन मुद्दा यहाँ 1 रुपी नहीं रह गया। फिर इसका मतलब मुद्दा हो गया पहले कंपार्टमेंट कौन सा लेना है, ये देखना पड़ेगा। तो इसका इवेंट ले लेते हैं E1। तो E1 किसका इवेंट है भाई? हाँ जी पीयूष, फर्स्ट कंपार्टमेंट। तो दोनों कंपार्टमेंट मेरे लिए सेलेक्ट करना इक्वली लाइकली है। क्या है? इक्वली। इसलिए आंसर क्या आएगा? 1/2 फॉर E1 और 1/2 फॉर E2। एक काम करते हैं, कैपिटल ए लेट कर लेते हैं 1 रुपी कॉइन को, 1 रुपी कॉइन को। हाँ जी, एनीवन 1 रुपी कॉइन कहां सेलेक्ट हो रहा है? कंपार्टमेंट 1 से। 1 रुपी कॉइन कहां सेलेक्ट हो रहा है? कंपार्टमेंट 1 से। तो बताओ, कंपार्टमेंट 1 से 1 रुपी कॉइन सेलेक्ट हुआ तो हाँ, तो बताओ ना, 1 रुपी कॉइन फ्रॉम कंपार्टमेंट 2 है। टोटल कॉइन कितने हैं इस कंपार्टमेंट में? 5। तो 2 बाई कितना? 5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, बोलो भाई, A/E2। इसमें कितने कॉइन है? 3 तो 5, और इसमें 1 रुपी कॉइन कितने हैं? 3। तुमको किस में इंटरेस्ट है? 1 रुपी कॉइन फ्रॉम पर्स। अच्छा, फ्रॉम पर्स निकालना है तो दोनों जोड़ने पड़ेंगे। अंडरलाइन करवाया था, कुछ सुनता तो है नहीं मेरी बात। हाँ, पर्स में 2 कंपार्टमेंट हैं, तो मेरी मर्जी में कंपार्टमेंट 1 से निकालूं, मेरी मर्जी कंपार्टमेंट 2 से निकालूं। अरे पर्स खोलने के बाद तू सीधा घुसेगा कहीं? पर्स खोलेगा नहीं खोलेगा, उसके बाद क्या करेगा? एक तरफ कौन से कंपार्टमेंट जाएगा? किसी में भी जा सकता हूं, तो बात खत्म। तो 1 रुपी कॉइन सेलेक्ट करना तो सेकेंडरी हो गया, पहले तो क्या हो गया? 1 ऑफ कंपार्टमेंट में एंटर करना पड़ेगा। नहीं, इट्स लाइक कि तूने इस ट्यूशन सेंटर से बाहर निकला तो तेरी क्लास हो गई मैथ्स की, बट ये तो तुझे पता है कि इस मैथ्स की क्लास लेने के लिए तुझे पहले ट्यूशन सेंटर में अंदर आना था। फिर तेरे पास 3 ऑप्शन थे। ये क्लास तो क्लासरूम 1 में ले सकता, रूम 1 में ले सकता था, रूम 2 में ले सकता था, रूम। तो ये तो श्योर है कि क्लास हुई है, लेकिन ये थोड़ा पता है कि क्लासरूम 1 से हुई है, क्लासरूम 2 से हुई है, क्लासरूम तो 3 इवेंट बनेंगे। ठीक है जी। यानी मैथ्स क्लास हुई है, ये सेकेंडरी है। पहला क्या है कि तूने रूम सेलेक्ट किया होगा। इसी तरीके से 1 रुपी निकला है पर से, ये हुआ है, लेकिन उसके लिए होने के लिए क्या चाहिए? पहले कंपार्टमेंट सेलेक्ट किया होगा, उस कंपार्टमेंट में से निकाला होगा। ठीक है जी। तो कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2 एंड देन फिक्स रुपीज। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ। I starting from 1 till 2, probability of EI और probability of A/EI। यानी आंसर बोल दो डायरेक्टली। 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो 2/5 से, और 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो 3/5 से, तो 10 + 2। चेक करना आंसर पीछे
1/2 है। पीयूष अगर यही सवाल ऐसे लिखता मैं कि देयर इज अ पर्स हैविंग 3 और कितने, 3 और 2 5, 5 50 पैसा कॉइन और 5 1 रुपी कॉइन, कंपार्टमेंट की बात ही नहीं करता मैं। देयर इज अ पर्स हैविंग 5 50 पैसा कॉइन एंड 5 1 रुपी कॉइन, ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रुपी कॉइन? तो ये बेस ये नहीं लगती, क्योंकि अब कंपार्टमेंट सिलेक्शन मैटर नहीं करता। अब तो डायरेक्ट क्या निकालना है, पर्स खोल और निकाल। तो उस केस में आंसर क्या आता? हाँ, उसमें भी 1 रुपी निकाल रहा हूँ, क्या आता? 5/10। आंसर बोल। ऐसा नहीं है कि वो दोनों मैच कर रहे हैं इसलिए तो बोले मैं तो ऐसे ही करूंगा आज के बाद। ये कोइंसिडेंट है, डेटा है बस, ठीक है। लेकिन इसमें वर्किंग है 1 by 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो साफ है कि पहले तुम्हें कंपार्टमेंट जाना है, फिर वहां से पैसा निकाल के लाना है। सच ये है कि 1 रुपी निकालना है, तो ऑब्वियसली मैंने सारे उठा के लूप ऐड कर दिया, मुझे नहीं फर्क पड़ता तो कंपार्टमेंट 1 से आ या कंपार्टमेंट 2 से आ, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अच्छा नीचे एक नोट लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो 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 सुनो। मोहित ये बड़ा काम की चीज है। अच्छा भाई रुको, पिछला क्वेश्चन किया था उसमें E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी बराबर थी, चेक करना। पिछला क्वेश्चन किया था ना अभी, E और F की प्रोबेबिलिटी क्या थी? दोनों की 1/2 थी। और इस वाले क्वेश्चन में E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। क्या बोलते हैं इसको? लिखो नीचे रिमार्क लिखो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इवेंट्स E1 E2 E3 ... En, नीचे रिमार्क लिखो, इस रिमार्क के बिना अगला क्वेश्चन नहीं करना। इट इज नॉट नेसेसरी that events E1 E2 ... En are always equally likely. It is not necessary that events E1 E2 ... En are always equally likely. अब ध्यान सुनना, तुम्हारे क्लास का एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी शिवम, क्लास में 30 बच्चे, 15 लड़के 15 लड़कियां, बात खत्म। समझा मैं क्या कह रहा हूं? मैंने बोला वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेलेक्टेड, ठीक है जी, वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एंड फ्रॉम द सेलेक्टेड स्टूडेंट 1 रुपी कॉइन इज कलेक्टेड। तो इसने क्लास में क्या करवा दिया, एक बच्चे को सेलेक्ट करवाया। अब बच्चा क्या हो सकता है, या तो बॉय हो सकता है या गर्ल। सोचने में हम ऐसे आते हैं सर, लेट E1 बी द इवेंट दैट द सेलेक्टेड चाइल्ड इज अ बॉय, लेट E2 बी द इवेंट दैट सेलेक्टेड चाइल्ड मे बी अ गर्ल, राइट। और ए क्या है, वो फिक्स है ना, 1 रुपी कॉइन इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेलेक्टेड चाइल्ड। तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? देखो 15 लड़कियां हैं 15 लड़के हैं, तो 15/30, और 15 लड़कियां हैं 15/30, दोनों का आंसर क्या है? इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। गर्ल्स एंड बॉयज आर व्हाट? इक्वली लाइकली। अब ऐसा सोचो कि बॉयज 20 हैं और गर्ल्स 10 हैं, तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 20/30, यानी कि 2/3। और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? अब इक्वली लाइकली है क्या? तो मैंने वही बात समझाने की कोशिश की है। पहले 2 सवाल करने के बाद बच्चा कह रहा है E1 E2 1/2। 3 केस हैं 1/3 1/3 1/3, 4 केस हैं 1/4 1/। अबे यार सुनो, ऐसे नहीं करते भैया। ऐसा हो सकता है जो तुम कह रहे हो, लेकिन सवाल पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि इक्वली लाइकली है या नहीं। अब आप सवाल पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि मैं अब कौन से क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 से सारे वो E1 E2 E3 जो है ना, वो है नॉन इक्वली लाइकली नहीं है। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ABC मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल बोल्ट्स। हाँ जी, ये क्या हुआ सुनो। किसी बोल्ट फैक्ट्री में 100% प्रोडक्शन हो रहा है। 100% प्रोडक्शन का जो शेयर होल्डर है मशीन ए, कितना है? 25%। यानी मशीन ए से पूछो भाई तू कितने बोल्ट बनाता है 100% का, तो बोला मैं तो 25% ही बनाता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए कितना होगा? 25/100। और बी का शेयर 35/100 और सी का शेयर, ये इक्वल लाइकली है? नहीं है ना इक्वल लाइकली, बात खत्म, अलग अलग हो गया। आगे बढ़ो। ऑफ द टोटल, ठीक है, ऑफ देयर आउटपुट, ये जरा ध्यान से, ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिवली। हर मशीन डिफेक्टिव आइटम बना रही है और हर एक की परसेंटेज आपको लिख के बता दी गई है। सही है जी, आगे चलते हैं। अब बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बोल्ट है उसको निकाला गया। अब बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, उसको निकाला गया फ्रॉम द प्रोडक्ट, जो भी आपने प्रोडक्शन बनाई है उसमें से, प्रोडक्ट में से निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट इज डिफेक्टिव? सुनो भैया, बोल्ट निकाला गया मतलब किससे निकाला गया?
प्रोडक्शन से ना, प्रोडक्शन कौन कर रहा है? मशीन ABC। तो एक काम करते हैं, पहले 3 इवेंट बनाते हैं, E1 E2 E3 लिखेंगे बेटा, लैंग्वेज भी लिखेंगे, बिना लैंग्वेज के तो ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे जैसे हम कर रहे हैं। बट अभी मेन एजेंडा है कि 1 घंटे के अंदर हम कॉन्सेप्ट की रिकवरी करें पहले। हाँ भाई, E1 ये हो गया और E2 ये हो गया और E3 ये हो गया। बोलो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अच्छा भाई सुनो, E1 की अगर लैंग्वेज लिखनी है तुम क्या लिखते? E1 की लैंग्वेज क्या लिखेंगे? लेट E1 E2 E3 बी द इवेंट्स ऑफ बोल्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ABC रिस्पेक्टिवली। अब बताओ भाई, बराबर हैं तीनों? बराबर के पार्टनर है क्या? नहीं, बराबर के नहीं है, कोई कम प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ज्यादा। अच्छा, मशीन E की प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, आप सब क्वाटाबटी मत करना, आखिरी में करेंगे बात। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 सुनाओ, 40 बाई डन। अच्छा बताओ, फिक्स क्या है? डिफेक्टिव बोल्ट। हाँ भाई, डिफेक्टिव बोल्ट कौन बना सकता है? देखो जी, डेटा ऐसा कहता है कि डिफेक्टिव बोल्ट तो मशीन A भी बना सकती है। इसको कुछ और ले लो यार। अच्छा नहीं, ठीक है। हाँ भाई, डिफेक्टिव बोल्ट तो मशीन 1 भी बना सकती है, डिफेक्टिव बोल्ट तो मशीन 2 भी बना सकती है, और डिफेक्टिव बोल्ट तो मशीन 3 भी बना सकती है। हाँ भाई, क्या करूं? चलो मान लिया डिफेक्टिव बोल्ट मशीन ने बनाया, आंसर बोलो। देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? डेटा लिखा है सब कुछ। हाँ, 5% ऑफ 25%, या सिर्फ 5%? जिसको ये डेटा क्लियर है वो जिंदगी में परसेंटेज वाला क्वेश्चन क्लियर गलती नहीं करके आता। हाँ भाई, बोल जल्दी से। ये सही है, ये सही है। सिर्फ 5% या 5% ऑफ 25%? सिर्फ 5%। हाँ सही है, ऑफ देयर आउटपुट डिफेक्टिव बता रहा है वो, ऑफ देयर आउटपुट। तो 5% लूँ या 5% और 25% लूँ? सिर्फ 5%। करेक्ट आंसर, सिर्फ 5%। आ जाओ ना, समझते हैं ना इस बात को, इसीलिए तो डिस्कशन किया भाई। मैंने तुम्हें A नहीं कराया, B नहीं कराया, सीधे C पे क्यों कूदा? मुझे पता है ना मैंने क्या रखा है, कहाँ रखा है। ठीक है जी, अब सुनना, सुन लेंगे तो भला हो जाएगा। नहीं, जिंदगी में परसेंटेज वाले क्वेश्चन। सर ये देखना जरा, ऑफ करूँ कि नहीं करूँ? मान लो मैं टी शर्ट्स बनाता हूँ, राइट? मेरी मैन्युफैक्चरिंग है टी शर्ट्स बनाने की, राइट? वो टी शर्ट्स बनाता हूँ मैं, इस रूम में भी बनाता हूँ, मेरी एक यूनिट इस रूम में बैठ के बनाती है, और एक यूनिट उस रूम में बैठी है, एक यूनिट, तीनों रूम में बन टी शर्ट्स ही रही हैं। ठीक है जी, और एक अलग अलग यूनिट्स बना रही हैं, उनकी अपनी अलग अलग यूनिट्स हैं। ठीक है, तो क्या है कि इस यूनिट का जो मेरी पूरी 100% प्रोडक्शन में जो रोल है वो 25% ही बनाते हैं, है ना? यहाँ पीयूष जैसे डीलर लोग हैं, तो यहाँ से 25% टी शर्ट बनती हैं। वो 7 वाले रूम में थोड़े एक्टिव लोग हैं, वहाँ कितने बन रहे हैं? 35%। और उससे अगले वाले वो भी डीले हैं, वो कितने हैं? अच्छी, वो ज़्यादा तेज हैं, 40% वहाँ बन रहे हैं। कोई डाउट यहाँ तक? ये तो समझ में आ गया भाई। अच्छा, जहां सामान बनेगा वहां खराब भी बनेगा, तो इस रूम में जो बन रहा है खराब, वो क्या है? 5%। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, ये 5% पूरी प्रोडक्शन का है या सिर्फ इसी रूम की प्रोडक्शन का 5% है? तो ऑब्वियसली मेरा जो 5% है ऑफ 25% नहीं लिखा जाएगा। वो अंडरस्टूड है कि इस रूम के बाहर की तो बात ही नहीं हो रही है, समझ में आया? तो ये हरकत नहीं करनी दोबारा ना। इस रूम में जो प्रोडक्शन बन हो रही है वो 25% हो रही है, और उसमें भी डिफेक्टिव बन रहा है। किसका? 5%। वो 5% किसका है? इस रूम का। तो बाय डिफॉल्ट 25% किसके रोल में आ जाएगा? टोटल के रोल में आ जाएगा। तो टोटल का मतलब यही 100% है। किसी और से कंपेयर करेंगे तो ऑफ बताना पड़ता है भी इसका ले रहे हैं, समझे? तो ये तो कंफर्म है कि 5%, ये जो 5% डिफेक्टिव निकला है इसका इससे लेन देना नहीं है, इससे लेन देना नहीं है। सो ऑफ बताने की जरूरत नहीं होती बेटा इसमें। ठीक है जी, अब बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये 5% बाय डिफॉल्ट इसी रूम का है, यानी 25% जो इस रूम में बन रहा है बाय डिफॉल्ट वो इस रूम के लिए 100% ट्रीट होगा। तो 5% इतना ही है ना। आंसर इज 5% डिफेक्टिव। तो 5% का आंसर सुनाओ। 5 बाई वॉट?
हाँ 100, क्योंकि यही 25% इसके लिए किसके रोल में आ गया है, 100 के रोल में आ गया है, समझे। अब यहाँ ध्यान दो। अच्छा ये क्या आएगा, a बाई E2 बताना जरा, डिफेक्टिव कितना है 4/100, वेरी गुड। अगला बहुत बढ़िया। अब जल्दी से बता दो, तुम्हें डिफेक्टिव बोल्ट चाहिए, तो डिफेक्टिव बोल्ट कैसे निकलेगा, वो तो कहीं से भी निकल रहा है। तो यहाँ तो एक काम करो, मशीन 1 सेलेक्ट कर लो, ith मशीन सेलेक्ट कर लो, उसे डिफेक्टिव बोल्ट बनवा लो। तो I में भी 1 से लेके 3 तक। आंसर बोलो भाई, 25/100 इंटू 5। अच्छा कुछ टीचर्स डेरिवेशन नहीं समझाते तो दे विल नेवर राइट दिस सिंबल, वो इसकी जगह ये लिखते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपनी स्कूल की कॉपियां खोल लेना, बाद में बोलना मेरे नंबर कट गए आपके चक्कर में। किसको कौन सा सिंबल लिखवाया, ये दोनों एक ही बातें हैं। जो डेरिवेशन जानता है उसे पता है एक ही बात है, ठीक है नहीं। और जिसको टीचर ने डायरेक्ट रट्टा मरवाया भाई ये थ्योरम याद कर ले, बात खत्म, तो भाई याद कर ले तो फिर यही लिख के आना, मुझे मत बोलना बाद में, ठीक है जी। क्या नहीं, गुड डे बेटा, कोई नहीं आ जाओ यार, छोड़ो उन बातों में क्या रखा है, वो बातें हैं दुनिया में तभी तो मैं हूं, तो अच्छी बात है वो बातें हैं। नहीं तुम्हें स्कूल में इतने अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएं और इतना डेडिकेटेडली काम कर लें, ठीक है भाई। एलसीएम बताओ, 10,000, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो 125, 140 और 80 इंटू 100 कर देना, समझदार लोग जानते हैं। अरे जब सारा डेटा परसेंटेज में दिया तो आंसर भी परसेंटेज में दोगे ना, आंसर बोलो जल्दी से। 140 और 80 का मतलब कितना हो गया, 220, 220, 320, 320, 320 और 345 बाई 100, यानी कि 3.45%। देखो पीछे आंसर कैसे दिया है, परसेंटेज में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई 8th क्लास याद है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। तो एंगल्स क्या लेट कर लेते थे, एंगल 1/6, 1 क्या बोला तू, अबे एंगल प्रोबेबिलिटी बूझे, हर जगह प्रोबेबिलिटी घुसा दो तुम। क्वेश्चन था 8वीं क्लास में, अच्छा तुझे तो कल का फॉर्मूला नहीं याद रहता, तुझे तो 8वीं का याद है। याद क्या है, अभी भी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हाँ भाई अगर एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3 है तो एंगल्स क्या होते थे, x, 2x एंड 3x, राइट। स्टार्ट करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, डी पार्ट। बता दूं, करो भी, शुरू करो जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट खत्म हो गया, अब डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 1:2। तो बॉयज के इवेंट को ले लो E1 और गर्ल्स के इवेंट को ले लो E2, एंड इट इज ऑलरेडी गिवन एज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 1:2। तो बॉयज कितने होंगे x, गर्ल्स कितनी होंगी 2x, टोटल क्लास में कितने बच्चे हो गए 3x।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज बता दो। तो बताओ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब तो देख के कोई बता देगा। हाँ भाई बॉयज कितने हैं x, टोटल कितने हैं 3x, मतलब 1/3। और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कौन बता रहे हैं जी? गर्ल्स कितने हैं 2x अपॉन कितना है 3x। आंसर बोलो 2/3। डन। उसके बाद क्या हुआ, लेट्स सी क्या फिक्स है, लिख लेते हैं। ठीक है जी। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल एंड अ बॉय गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, अगर ए का मतलब बोलो फर्स्ट डिवीजन ना, फर्स्ट जो डिवीजन है, हाँ भाई फर्स्ट डिवीजन में अगर कोई लड़की की फर्स्ट डिवीजन आती है तो इस बात के चांसेस क्या हैं? 0.25। और किसी नहीं, पहले गर्ल लिखा है एंड बॉय लिखा है, मैं भी वही पढ़ रहा था, दूसरी ओर पढ़ा मैंने तो समझ आया, मैंने नहीं उल्टा कर रखा है डेटा इसने यहाँ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 मतलब A/E1 सॉरी, बॉय का फर्स्ट डिवीजन आना मतलब 0.28। ठीक है जी। ये 2010 से पहले का डेटा है ये पक्का। 2010 के बाद तो उल्टा हुआ है, लड़कियां ज़्यादा स्कोर कर रही हैं, लड़के कम स्कोर कर रहे हैं हर साल। ठीक है जी, लड़के डे बाई डे पीयूष होते चले जा रहे हैं सबके सब। हाँ भाई फर्स्ट डिवीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूज इन एट रैंडम। उसे नहीं पता वो गर्ल है या बॉय है, जो भी स्टूडेंट उसने रैंडमली सेलेक्ट किया उसके पास फर्स्ट डिवीजन है। तो फर्स्ट डिवीजन तो गर्ल से भी ली जा सकती है और फर्स्ट डिवीजन तो बॉय से भी ली जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू सिग्मा आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सॉरी EI इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI। आंसर फटाफट निकाल लेंगे। क्या भाई 1/3 इंटू 0.28। भाई ये क्या है यार, इसको कौन करेगा? प्लस 1/3 2/3 इंटू में कितना, चलो कोई बात नहीं, नीचे एलसीएम आ गया 3 तो ऊपर आ गया 0.28 प्लस 25 को 0.50 कितना हो गया भाई 0.8878 को 3 से डिवाइड करो क्योंकि सारा डेसिमल में आंसर देंगे हम। 0.2 चेक करो आंसर 0.26। अगला क्वेश्चन खुद करें ना, क्योंकि यहाँ से शुरू होते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े अच्छे, ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा तो मिलेंगे तुमको M1 के अंदर। करो भैया, मेरा दवाई खाने टाइम हो गया। क्या कांटे मार रहा है तू?
ओके भाई, स्टार्ट करते हैं। ये आखिरी के 3-4 तो ना बता रहा हूँ, लास्ट के जो 3-4 के अच्छे बैठे तो देशबंधु मिलेंगे अगले साल, बता रहा हूँ आफ्टरनून शिफ्ट में। वो भी आफ्टरनून शिफ्ट में भी तब भी नहीं पढ़ेंगे, बाहर खड़े छोले भटूरे खाएंगे तब भी। है स्टार्ट करते हैं भाई, मतलब होते हैं ना कि चलो लेटर हो नकल आ जाए, वो भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट, एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है जी, इफ द रिजल्ट इज हेड अ पेयर ऑफ अनबाइस्ड डाई इज रोल्ड, ठीक है। पहले देख लेते हैं, कॉइन आ गया, कॉइन के अंदर हेड और ये आ गया टेल, अ पेयर ऑफ अनबाइस्ड डाई इज रोल ना, तो पेयर ऑफ अनडाइज मतलब ये भाई 2 डाइज आ रही हैं 1-1 से लेके 6-6 तक, ठीक है जी। आगे आगे क्या कहता है जी, इफ द रिजल्ट इज टेल अ कार्ड इज ड्रॉन, बढ़िया, कार्ड तो बहुत सारे होंगे, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ स्पेड, मतलब एस ऑफ हार्ट हो गया। एक मिनट भाई रुको, इफ द रिजल्ट इज टेल अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 11 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 2 to 12, तो यहाँ तो 2 से लेके 12 तक कोई कार्ड आया होगा। अच्छा, ये 1 by 1 हो रहा है, हेड आके ये आ रहा है, फिर टेल होके ये आ रहा है, ठीक है जी। द नंबर, ठीक है, एंड अ नंबर ऑन द कार्ड इज नोटेड, अच्छा जो भी कार्ड निकाला उसका नंबर नोट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द नोटेड नंबर इज ईदर 7 और 8। वाह बताओ भाई, नंबर जो है यहाँ तो 7 है या 8 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नोटेड नंबर इज ईदर 7 और 8। तो फिक्स क्या है कि नंबर 7 और 8 ही नोट करना है, और क्या वेरी कर रहा है, कॉइन से, कौन से रास्ते से आओगे, हेड में 7 और 8, 7 और 8 कैसे आएगा, अच्छा सम लिखा है, सम कहाँ लिखा है, मैंने तो सम देखा नहीं। कहाँ है बेटा सम, अच्छा पहले वाले में डाइज में सम नोट करना है, तो ये मिनिमम सम कितना आएगा, मिनिमम सम 2 और मैक्सिमम सम आएगा 12, हाँ तो सही है, 7 और 8 यहाँ से भी आ सकता है, और यहाँ से नंबर ही नोट करना है, यहाँ से नहीं सम नोट करना है, यहाँ से नंबर ही नोट करना है, वहाँ से सम नोट करना है, ये तो हो सकता है भाई, कहीं से भी हो सकता है, ठीक है भाई। सारा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, तो एक काम करते हैं, अगर कॉइन पे हेड आया तो E1 आ गया, और टेल आया तो E2 हो गया, तो बताओ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना, अच्छा कैपिटल A क्या है, 7 और 8, 7 और 8 अगर E1 से आ रहा है तो वो सम होगा, तो A/E1 से आपका क्या मतलब है कि सम इज 7 और 8, सम इज 7 और 8, तो बताओ भाई सम और 7 और 8 कैसे आएगा, शुरू हो जाओ। टोटल तो 36 आउटकम्स है, डाइस के केस में आउटकम 36, और सम 7 कब आएगा, 1661, 2 हो गए, 2 5 5 2, 4 हो गए, 3 4 4 3, 6 हो गए, बस इससे सारी आएंगे 7 के लिए। 8 के लिए क्या आएगा, 2 6 6 2, 8 हो गए, और 4 4, बस 10 और तो नहीं आता ना, सॉरी 8 और नहीं आएगा ना, 2 6 6 2 5 3 3 5, 11 हो गए ना, फिर तो 11 हो गया, 11/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 तो 2 ही हो गए ना, 2 आउट ऑफ व्हाट, हाँ भाई 12 कार्ड थे, 12 थे क्या, नहीं 12 नहीं थे, 2 से लेके 12, 11 ही है भी, ठीक है जी। तो आखिरी में निकालना है नंबर 7 और 8, बात खत्म। तो नंबर 7 और 8 तो दोनों से आता है, या तो नंबर वो 7 सम की फॉर्म में आ रहा है या नंबर की फॉर्म में आ रहा है, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI का सिग्मा I स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till 2, आंसर इज 1/2 इंटू 11/36
प्लस 1/2 इंटू 2/11, जिसका मतलब हो गया 72। यहां तुम एक काम कर सकते थे, ये 2 कट गया, ये 11/72 प्लस 1/11, 72 इंटू 11 यानी 121 प्लस 72, 193 अपॉन 772, 792। देखना मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सम है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एनसीईआरटी क्वेश्चन, इकलौता क्वेश्चन है जो टोटल प्रोबेबिलिटी पे छोड़ रखा है उसने। पूरी एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन है, हार्डली टोटल प्रोबेबिलिटी उनमें से एक ही है। कौन सा वाला? कौन सा बोल, नंबर बोलना। ठीक है। हाँ, क्या दिक्कत है? तुम नाम ले तो सीधे। हम टीचर थोड़ी ना, हम तो तेरे चाचा के छोटे लड़के हैं, ठीक है। मतलब जसपाल, रवि, ईशान, सचिन, ये सब तेरे चाचा के छोटे लड़के हैं, तू बड़ा है इन सब से। नहीं, क्या जरूरत है नाम ला, पीछे जी लगाने की भी जरूरत क्या है? नहीं, मैं समझ सकता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5A पार्ट, भाई ध्यान से ना, यहां से बॉल ट्रांसफर शुरू होता है और बॉल ट्रांसफर खतरनाक है, धीरे धीरे तुम्हें बेस थ्योरम तक आते पता लगेगा। और M2 में तो एक सवाल ऐसा है वो तुम्हारा सरदर्द कर देगा। फिलहाल स्टार्टिंग यहां से होती है सवाल से, पहले आसान लेवल से शुरू करते हैं। एन अनकंटेन 5 रेड 5 ब्लैक, टोटल 10। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाल रहे हैं, इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न। ठीक है जी, एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया, वापस बैग में डाल दी। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर पुट इनटू द अर्न। मतलब ये है कि अगर आपने रेड बॉल निकाली तो रेड तो बैग में डाली थी, प्लस रेड के साथ साथ उसी कलर की 2 बॉल यानी रेड और 2 डाल दी, और अगर ब्लैक निकली तो ब्लैक और 2 डाली। ठीक है जी, तो समझ में आया कि 2 सस्पेंस बॉल हैं जी। ये कुछ हुआ, कुछ गया और फिर वापस आया, और उसके चक्कर में 2 क्वेश्चन मार्क। अभी 2 क्वेश्चन मार्क क्या है पता नहीं ना मुझे, कौन सा कलर निकला है, जो निकलेगा उसकी 2 डाल दूंगा। तो मान के चलते हैं E1 क्या है? E1 जो है, फर्स्ट बॉल इज रेड, और E2 क्या है? E2 क्या है वो बोलो? फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। पहले तो ये कंफ्यूजन खत्म हुई। अच्छा, अब करना क्या है? मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर ड्रॉन आर पुट इनटू द अर्न। ठीक है, हो गया। एंड अ बॉल ड्रॉन एट रैंडम, फिर से बॉल निकाली, 2 बॉल निकालने के बाद फिर एक बॉल निकाली, और जो सेकेंड बॉल निकाली है ना वो पक्का क्या है? रेड। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी द सेकेंड बॉल इज? हाँ जी, क्या श्योर है कि भैया जो दूसरे नंबर पे बॉल निकालोगे ना वो रेड है? तो इसके चांसेस को ये ले लेते हैं। चलो भाई, प्रतीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फर्स्ट बॉल इज रेड। हाँ, तो पहली बॉल, कितनी बॉल है तेरे पास? 10। तो पहले निकाल रहे हैं, अभी तो डाली थोड़ी ना है। हाँ, तो पहले निकाल रहे तो 10 बॉल है पूरी, उनमें से रेड कितना है? 5/10 यानी कि 1/2 कह लो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो भी 1/2। अब ध्यान से, खतरनाक हो गया सवाल, यहां खतरनाक हो गया। सेकेंड बॉल तब निकलेगी जब तुमने फर्स्ट को निकाल के उसका कलर नोट करके बैग में डाल दिया होगा, प्लस 2 उसी कलर की बॉल और डाल दी होंगी, तो जाके सेकेंड बॉल निकलेगी। तो ध्यान से, सेकेंड बॉल रेड। हाँ भाई, तो और E1 क्या कहता है कि पहली बॉल भी रेड थी। अच्छा, पहली बॉल रेड थी तो तुमने कौन से कलर की 2 बॉल डाली होंगी? रेड ही डाली होंगी। तो ये तो कंफर्म है कि बॉल हो गई है 12।
बॉल हो गई 10 + 2 12, और जो बॉल डाली थी वो रेड निकाली थी, रेड डाली थी, तो इसका मतलब पहले 5 थी, अब कितनी होगी 7, और अब मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं भी रेड ही निकाल रहा हूं, मैं भी क्या निकाल रहा हूं, रेड। तो आंसर कितना आएगा 7/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 बताओ। E2 ये कहता है कि पहली बॉल ब्लैक थी, पहली बॉल क्या थी, पहली बॉल ब्लैक थी, तो तुमने क्या किया होगा, 2 ब्लैक डाल दी होंगी, तो बॉल हो गई होंगी 12। नहीं, तुमने 2 ब्लैक डाल दी, अच्छी बात है, पर मुझे रेड ही निकालनी है अभी भी, तो 5 ही रेड है। आखिरी में सवाल पूछा है कि रेड बॉल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालो, तो हम क्या कहेंगे, सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI, और I विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 2। आंसर बोलो, 1/2 इंटू 7/12, 1/2 इंटू 5/12, आंसर बोलो 12/24, यानी कि 1/2। चेक करना जी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेंट ऑफ सेकंड रेड बॉल। लिखवाऊंगा मैं भी, बेस थ्योरम कराऊंगा ना, बेस थ्योरम में एक लाइन लिखवाता हूं। टोटल से क्या है ना कि एक बेस बन जाता है, और उसके बाद तो बेस थ्योरम देख क्या। जीरो नंबर मिलेगा, नहीं कर सकते। अगर हमने डायग्राम बना के लिखा ना सीधा सीधा, डायग्राम आप अपनी हेल्प के लिए बना सकते हैं, बट अभी मैं बेस थ्योरम में जो लैंग्वेज लिखवाऊंगा उसी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आजकल तो पता है घर वाले खतरनाक हो गए हैं, बच्चों को कपड़ों की तरह उल्टा लटका देते हैं बालकनी से, अगर नंबर नहीं आए तो क्यों पंगे लेते हो, भी लैंग्वेज लिखवाऊंगा। अभी अगला क्वेश्चन, बी पार्ट, बहुत आसान है। इसमें मैंने एक ही बॉल ट्रांसफर करवाई, अभी करवाऊंगा थोड़ी देर तक 2 बॉल ट्रांसफर। 2 बॉल में ज़्यादा केस बनेंगे, और किसी टेस्ट पेपर में ऐसा सवाल रखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 2 बॉल ट्रांसफर करनी है, और किसी पेपर में तो ऐसा भी सवाल रखा हुआ है 2 बॉल ट्रांसफर करनी है 1 by 1, उसमें केसेस और बनते हैं। भाई 2 बॉल इकट्ठे निकाल के ट्रांसफर करोगे तो दोनों रेड दोनों वाइट, एक रेड एक वाइट, बात खत्म। और अगर दोनों बॉल ट्रांसफर करोगे, निकालो कैसे, 1 by 1 ट्रांसफर करोगे, तो पहली रेड दूसरी रेड, पहली वाइट दूसरी वाइट, पहली वाइट दूसरी रेड, या पहली रेड दूसरी वाइट, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन केस तो बन गए ना 4। 1 by 1 में केस बढ़ जाते हैं, तो उस चक्कर में बेस थ्योरम का आंसर भी इफेक्ट होता है। स्टार्ट करें भाई। फिफ्थ क्वेश्चन, बी पार्ट। One bag contains 4 white, 5 black, total हो गई 9। Then another bag contains 6 white, 7 black, total हो गई 13। ठीक है जी। A ball is transferred from bag 1, फर्स्ट बैग ना, फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में एक बॉल ट्रांसफर करनी है, और ये सस्पेंस है। तो ये कौन सी बॉल ट्रांसफर हुई होगी, या तो या तो व्हाइट ट्रांसफर हुई होगी या ब्लैक। E1 एंड E2 करके 2 इवेंट बना लेते हैं। E1 क्या कहता है, फर्स्ट ट्रांसफर्ड बॉल ना, ट्रांसफर्ड बॉल इज वाइट, और E2 कहता है ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। चलो भाई बॉल ट्रांसफर तो करो। हाँ भाई, अगर तुमने व्हाइट बॉल ट्रांसफर करनी है तो व्हाइट है यहाँ पर 4, तो 4/9, और
ब्लैक बॉल ट्रांसफर करनी है तो 5/9, चलो हो गई ट्रांसफर। इसमें प्लस एक आ गया क्वेश्चन मार्क, समझ में आया क्वेश्चन मार्क क्या है? मुझे भी नहीं पता ना ट्रांसफर क्या किया तूने, एक आई जरूर है, ये कंफर्म है, राइट। करना क्या अब क्या करूं, ट्रांसफर कर दी, ठीक है जी। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, ट्रांसफर करने के बाद एक बॉल दोबारा से सेकंड बैग से निकाली गई। अब सेकंड बैग का क्या करूं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट, जो अब बॉल निकाली है वो वाइट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल के आपको दिखानी है। वाइट बॉल, जो अब बॉल निकाली है वो क्या निकले? वाइट निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी तुमको निकाल के दिखानी है। तो ये समझो कि अब कैपिटल ए का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सेकंड बॉल, बैग फ्रॉम सेकंड बैग, सॉरी बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, बॉल फ्रॉम सेकंड बैग इज वाइट। चलो शुरू हो जाओ। लेकिन सेकंड बैग से बॉल निकालना आसान काम नहीं है ना, उससे पहले एक ट्रांसफर की होगी तुमने। ट्रांसफर मुझे पता नहीं क्या की है मैंने, तो मान लेते हैं कि मैंने वाइट ट्रांसफर की थी, तो बॉल हो गई 14, और वाइट ही ट्रांसफर की थी तो 6 और 1 7, तो 7/14। लेकिन अगर मैंने व्हाइट बॉल ट्रांसफर, सॉरी व्हाइट बॉल निकाली है, इस बात को मानते हुए कि ट्रांसफर कौन सी की थी मैंने? ब्लैक। तो बॉल्स तो हो गई 14, लेकिन व्हाइट अभी भी 6 ही हैं। तो आपको क्या चाहिए? आपको तो व्हाइट बॉल में इंटरेस्ट है, वो भी सेकंड बॉल जो है वो व्हाइट निकले, बात खत्म। तो वो तो कैसे भी निकाल लो। तो सिग्मा आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? E1 इनटू में EI, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI। सम बोलो कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 4/9 इंटू में 7/14 प्लस 5/9 इंटू 6/14। एलसीएम बोलो। यहाँ कुछ काटा पीटी हो रही तो कर लो। 7 2 ज़ा 2, 2 ज़ा 2/9, और 3 3 ज़ा और 2 7 ज़ा, बस 3 3 ज़ा, तो 5/21। 9 और 21 का एलसीएम कितना लिखूं? हाँ जी 1। अच्छा, कोई आने का कॉमन नंबर नहीं आ रहा। ये आ गया 42 प्लस 45, आंसर होगा 87/189। चेक करो आंसर। हाँ रिड्यूस किया हो तो काटा पीटी हुई होगी फिर। तो इसका तो कोई एलसीएम कुछ और आया होगा इसका। नहीं 3 से तो मैं काट लूंगा, पर इसका एलसीएम कुछ और आया होगा पहले भी। ठीक है जी, 3 से कट कर लो 63 एलसीएम है ना, वही तो मैं पूछ रहा था, कॉमन नंबर नहीं है कोई, क्या तुमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। ओके 63 है तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 14 और 15, तो आंसर आया होगा 29/63। चेक करो ये आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आप? 5th का सी, सॉरी 7th। क्या बेटा मुझे बोलो आशना, बोलो क्या हुआ? बोल बोल, अरे तुम अगर इसमें अटक गई ना तो अगला बेस से मैं क्या बता रहा हूँ, बोल दे। कैसे आया? तो E1 क्या कहता है कि ट्रांसफर बॉल वाइट करनी है, तो वाइट बॉल निकालना मतलब 4 में से कोई एक निकली होगी फेवरेबल, और 9 में से कोई एक गई है टोटल। यहां से ट्रांसफर करनी है तो यहीं से निकलेगी ना। तो वाइट को फेवर कितनी करती है? 4, और टोटल कितनी है? तो वाइट बॉल निकालना मतलब बैग 1 से 4/9, ठीक है, और ब्लैक बॉल निकालना मतलब 5/9। ठीक है, हाँ जी ऑब्वियसली बेटा लिखा हुआ है, बॉल फ्रॉम सेकंड बैग इज वाइट। ठीक है, और E1 क्या कहते हैं कि बॉल जरूर हम वाइट निकाल रहे हैं सेकंड बैग से, और E1 क्या कहते हैं ट्रांसफर हमने वाइट की थी, तो इसलिए 13 + 1 14 हो गई, और वाइट बॉल ट्रांसफर की थी 6 + 1 7 हो गई। दूसरे केस में था निकाल वाइट रहे हैं लेकिन ट्रांसफर ब्लैक हुई है, तो बॉल तो 13 + 1 14 हो गई, क्योंकि ट्रांसफर्ड ब्लैक थी तो मेरे को तो वाइट निकालनी है, वाइट 6 थी तो 6 निकलेंगी। आगे चलते भाई, 7th क्वेश्चन। अगर हमें कॉइन को बायस्ड बनाना हो, कॉइन को कैसा बनाना भाई?
तो क्या करो, कॉइन के एक हिस्से को थोड़ा, एक हिस्से में ज्यादा मेटल लगाओ, उससे वो भारी हो जाएगा। और जब भी तुम टॉस करोगे भारी वाला हिस्सा कहां गिरेगा, नीचे की तरफ, ऊपर नहीं गिरेगा, हाँ ऊपर वाला देखेगा। ठीक है जी। तो मान लो तुम्हें हेड ही हेड लाना हो बार बार, तो हेड को कहां लाओ, हल्के वाले फेस पे, टेल को लाओ भारी वाले फेस पे, तो देखो अपने आप बाइस्ड हो जाएगा। तो फिलहाल ऐसा ही से एक सवाल उसने लिखा है। लिखो भाई, अ बॉक्स कंटेन 3 कॉइन्स, 1 कॉइन इज फेयर। एक कॉइन बिल्कुल फेयर है, जैसा होना चाहिए, ईमानदारी वाला सिक्का है, कुछ भी करो ईमानदारी से जवाब देगा। दूसरा कॉइन क्या है, 1 कॉइन इज 2 हेडेड। अच्छा, एक कॉइन तो ऐसा है कि उसके दोनों फेस पे क्या लिखा हुआ है, हेड, कहीं टॉस करो टेल आता ही नहीं है उस पे। और 1 कॉइन इज वेटेड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयरिंग इज 1/3। ये बाइज्ड है, बट हेड आने के चांसेस 1/3 है इस पे। अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अंडरलाइन करो, एट रैंडम वर्ड को अंडरलाइन करो। इसका क्या मतलब है मोइस, एट रैंडम का मतलब क्या है कि भैया मैं बायस होके नहीं सोच रहा हूं, इसलिए तीनों कॉइन इक्वली लाइकली है मेरे लिए। एट रैंडम का मतलब मेरे लिए तीनों कॉइन बराबर हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी को भी उठा सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं तीनों कॉइन की प्रोबेबिलिटी पूछूंगा तो आंसर आएगा 1/3 1/3 1/3, बिकॉज मैं उनको बायस होके नहीं सोच रहा हूं। एट रैंडम, रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट करना मतलब क्या होता है, अपने आप में इक्वली लाइकली होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको 3, अच्छा ठीक है, अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टॉस्ड। अच्छा, उसको टॉस भी किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग हेड, मतलब जिसको टॉस किया उसे हेड लेना है। स्टार्ट करते हैं। ये तो 3 तरीके से हो सकता है, E1 E2 E3। ठीक है जी, यहां रहने दो। E1 का मतलब क्या है, फेयर कॉइन। E2 क्या है, बोथ हेडेड ना। और E3 क्या है, बाइज्ड है। स्टार्ट करते हैं। तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 1/3। अच्छा भाई, कॉइन को टॉस किया और टॉस करने के बाद ए पार्ट क्या कहता है, ए पार्ट, हाँ भाई पार्ट लिखे हुए ना उसमें, तो ए कहता है हेड ही लेना है। चलो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हाँ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फ्रॉम फर्स्ट कॉइन। हाँ जी, फर्स्ट कॉइन तो फेयर है, फेयर पे हेड आना मतलब 1/2। सेकेंड कॉइन बाइज्ड है, और इस तरीके से बाइज्ड है कि उसके दोनों फेसेस पे हेड है, तो ये श्योर है, इससे तो हेड ही आएगा। ये श्योर है भाई, इससे तो हेड ही आएगा। और A/E2, सॉरी A/E3, हाँ तो हेड आना मतलब 1/3। ये तो खुद ही लिखा था तुमने, ध्यान से पढ़ो ना। ये इस तरीके का बाइज्ड कॉइन है, उसने लिखा हो साफ साफ, इस तरीके से बाइज्ड है, इस तरीके से इसका वेट सेट किया है कि हेड आने के चांसेस हमेशा क्या रहते हैं, 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, यानी कि हेड निकालना है, तो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू सिग्मा आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI। तो कितना आएगा, कर दो उठा के मल्टीप्लाई, 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1/3। आंसर बोलो, 3 2 6 यानी 1/6, 1/3 1/9, 3 6 और 9 का एलसीएम 18 आ गया। तो 18 का मतलब आ गया 6 3 3 9 3 6 9 2 6 3 9 और 2 11। चेक करना भी आंसर। अच्छा, बी पार्ट का आंसर है, तो ए पार्ट का आंसर आया। बी पार्ट में ये ए पार्ट है, बी पार्ट में ये क्या लिखा हुआ है, शायद टेल है ना। हाँ भाई, तो निकालने के 2 रास्ते हैं, नहीं एक ही रास्ता है भैया। तो हाँ ये भी बात सही है, अगर हेड इतनी बार आ रहा है तो टेल कितनी बार आया होगा, सही है। तो 7/18 आएगा।
तो बी पार्ट का तो आंसर सीधे निकाल सकते हो तुम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इस बार निकालेंगे ए, तो ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस ना, ये जो भी आया हुआ है गेटिंग हेड, तो आंसर आएगा 1 माइनस 11/18 यानी कि 7/18। चलिए जी, अब आप तैयार हैं बेस थ्योरम पढ़ने के लिए? एक क्वेश्चन लिखना एक्स्ट्रा, देखें कितने लोग करके दिखाते हैं। वो याद है लीप ईयर वाला क्वेश्चन था एक, 53 संडेज। हाँ, रटा पड़ा है? नहीं रटा कोई दिक्कत नहीं, अब रटवा देंगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो एक्स्ट्रा। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज। बहुत अच्छा सवाल दे रहा हूं तुमको, जरा सोच के जवाब देना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन, पहला पार्ट लिखो लीप ईयर, इन अ लीप ईयर। दूसरा पार्ट लिखो इन अ नॉन लीप ईयर, और तीसरा पार्ट लिखो इन 20th सेंचुरी। सही सुना, सेंचुरी। बेसिकली कराना मुझे 20th सेंचुरी था, लेकिन तुम्हारे पुराने खंडर भी ठीक करने पड़ेंगे मुझे। ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर 10th क्लास के क्वेश्चन है, आते नहीं होंगे तुमको तो मैं ये भी ठीक करा देता हूँ। ठीक है जी, सी पार्ट लिख दें इन 20th सेंचुरी। आओ पहले पुराने खंडर ठीक कर लेते हैं, फिर 20th सेंचुरी वाला सवाल समझेंगे। इधर देख लो भाई। हाँ भाई, एक हफ्ते में एक संडे आता है कि नहीं आता? अपनी करंट लाइफ से कंपेयर मत करना, तुम्हारी लाइफ में संडे नहीं आता। नहीं आता ना, संडे बर्बाद होता है तो उल्टा तुम्हारा। तुम्हें डर नहीं लगता हे भगवान फिर संडे आ गया? नहीं, सुबह से लेकर शाम तक क्लास में ज्ञान दो। हाँ भाई, लीप ईयर में पहले पार्ट का आंसर सुन लो, इंग्लिश नहीं लिखवा रहा हूं मैं। 366 डेज हुए ना, तो 366 7 से डिवाइड करना, 52 वीक प्लस 2 डेज रिमाइंडर। अरे करके देखो ना, 7 2 14, 7 5 35 और 1 36, तो 364 हो गया ना। 2 दिन का गैप रहेगा। कितने वीक पूरे हो रहे हैं? तो मतलब 52 संडे आ रहे हैं, इस बात की श्योरिटी है। तो 53rd संडे यहां छुपा पड़ा है, तो ये 2 दिन क्या हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे दोबारा मत कर देना। कितने ऑप्शन है टोटल? 7। उनमें से तुम्हारे काम के 2 कौन से हैं? या तो ये आ जाए तो 52 संडे और एक संडे मिलके 53 संडे हो गया, नहीं तो ये वाला आ जाए, है ना। तो आंसर बोलो 2/। फॉर अ नॉन लीप ईयर डेज होते हैं 365, तो 7 से डिवाइड करने के बाद 52 + 1 क्या मतलब? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1/7 इज द राइट आंसर ना। तो 1/7 7 ऑप्शन है और ये फेवर का है। कोई डाउट? अब करो 20th सेंचुरी। सेंचुरी में कितने साल होते हैं? क्वेश्चन की लैंग्वेज ठीक करना। लास्ट वाले ने क्या लिखा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सी पार्ट का लैंग्वेज क्या लिखा था? फ्रॉम अ सेंचुरी, फ्रॉम अ ईयर ऑफ अ फ्रॉम अ ईयर लिखना, ऐसे लिखना क्वेश्चन में। श्योर तो सही कह रहा है, ऐसे तो श्योर हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, ठीक है, फ्रॉम अ ईयर ऑफ 20th सेंचुरी। अब समझा ना? अब सवाल थोड़ा चेंज हो गया। फ्रॉम अ ईयर ऑफ 20th सेंचुरी, एक ही आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है ना। अब हमारे सामने क्या है कि एक साल में से निकालना है 53 संडेज, और साल लेना है सेंचुरी में से। सेंचुरी में होते हैं 100 साल, तो 20वीं सेंचुरी का पहला साल होगा, ये कॉपी कर लिया क्या तुमने? क्रिकेट देखते हैं ना, तो क्रिकेट का मतलब क्या होता है? सर 5वां ओवर चल रहा है, इसका मतलब ये होता है ना 5वां ओवर चल रहा है मतलब 4 ओवर तो खत्म हो चुके हैं। 4.1 को बोलते हैं 5वां ओवर,
जा रहा है। 4.2 मतलब 5वें ओवर का पहला बॉल क्या होगा, 4.1 होगा। 4.2, 4.3, 4.6, 4.5, 4.6 होते हैं, हम क्या बोल देंगे कि 5.0 हो गया, मतलब 5 साल पूरे हो गए। 4.6 एंड 5.0 एक ही चीज होती है। कौन सी सेंचुरी बोली मैं तुम्हें, 19वीं 20वीं? 20th सेंचुरी का मतलब साफ है कि 19वीं सेंचुरी पूरी हो चुकी है। समझ आ रही? तो 19वीं सेंचुरी पूरी हो चुकी है मतलब ये तो गया, 20वीं सेंचुरी शुरू हुई है। तो पहला साल क्या होगा, दूसरा साल क्या होगा, वो छोड़ो। 20वीं सेंचुरी का आखिरी साल क्या रहा होगा, 19 कौन बोला? 19 सेंचुरी खत्म हो गई, फिर 1900 कैसे आया वापस? तुम्हारा मैथ्स नहीं बेटे, साल भी खराब हो रखे हैं सारे। बताओ तुम्हें 20वीं सेंचुरी का आखिरी साल 19वां नजर आ रहा है? आखिरी साल ये होगा भाई 1 से लेके 20 तक ना, 1 से लेके 00 तक, 01 02 से लेके 00 तक। ये 20वीं भी तुमने 20th सेंचुरी बोली है ना मैंने, ठीक है ये सही है बेटा। 99 क्यों होगा, 1 से शुरू कर रहा है ना तो। 19वीं सेंचुरी का मतलब 19 खत्म, 20वीं सेंचुरी का मतलब पहला साल क्या होगा, शांत बेटे शांत, गदादारी भी शांत। नहीं वो तो पता ही अल्टीमेटली रहेगा 100 साल, फर्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ तो ये 4 ओवर खत्म हो गए, 4 ओवर खत्म हो गए तो नहीं, ये 5 ओवर स्टार्ट नहीं हुआ अभी। 4.6 का मतलब चौथा ओवर खत्म हो चुका है, 5वां शुरू नहीं हुआ है, ये मतलब होता है। तो इसका मतलब 19वीं सेंचुरी का मतलब 19 खत्म हो चुका है, तो अपने को लेना ही नहीं 19वीं सेंचुरी, तो 20वीं सेंचुरी शुरुआत करनी है। तो सही तो लिखा है 19वां 1, कैसे लेंगे? इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि 19वीं सेंचुरी खत्म हो चुकी, 20वीं शुरू नहीं हुई अभी। हाँ 4.1 से 4.0 का मतलब 4 ओवर खत्म, 5वां शुरू नहीं हुआ अभी। पहली बॉल डालते ही बोलते हैं 5वां शुरू हो गया, पहली बॉल डालने के बाद 5वां शुरू होता है, तो गड़बड़ है ना। अच्छा चलो, लेकिन आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो बात सही है। अब वो उसकी टेंशन मत लो तुम, आंसर पे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, चलो इसको छोड़ो चाहे पकड़ो, अल्टीमेटली सेंचुरी में रहने 100 साल ही है। ठीक है जी, अब सुनो सुनो, 1 से शुरू होके 20वीं सेंचुरी तक चला गया ना, ये 20th सेंचुरी कंप्लीट हो गई यहां। अब 21st सेंचुरी का पहला साल क्या आएगा, 2001 आएगा। तो फिलहाल उस पर डिस्कशन नहीं करें, 20वीं 21वीं सेंचुरी जाना ही नहीं है अपने को। यहां से लेके यहां तक कितने साल, 100। जो साल 4 से डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं लीप ईयर, और जो 4 से डिवाइड नहीं होते वो कौन होते हैं, नॉन लीप ईयर। हाँ भाई, तो पहला साल कौन सा डिवाइड होगा इसमें, 1904। अबे जिसके आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं वही तो 4 से डिवाइड होता है, भूल जाते बार बार। मेरी शक्ल दे 1904 कैसे जाने का दिया है सर, आप आए थे क्या 1904 में क्या? ठीक है जी, अब बताओ क्या आएगा, 1904 पहला साल है, तो 4 से लेके आखिरी वाला ही होगा। तो पूरी सेंचुरी नहीं, अब सवाल सुन लो, सेंचुरी में से कोई एक साल पकड़ना है और उस एक साल में से 53 संडेज निकाल के दिखाने हैं। तो पूरी सेंचुरी में 2 टाइप के साल, लीप ईयर, वेरी गुड, नॉन लीप ईयर। तो E1 किसका इवेंट बनेगा जल्दी बताओ? चलो लीप ईयर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, E1 बना लो लीप ईयर का, और E2 किसका बना लो, बिल्कुल ठीक है, नॉन लीप ईयर। भाई बोर्ड पे ध्यान देंगे ना, थोड़ा स्माइल कम पास करो, इसके लिए तुमने पूरा साल खर्च कर दिया है, 2-3 महीने पढ़ लो, नहीं तो स्माइल परमानेंट गायब हो जाएगी लाइफ में से। अभी 25 साल है तुम्हारे लीप ईयर की, तो 25/100, और बाकी जो है 75 यानी 75 वो कौन से हैं? शर्त क्या है जी, ईयर कोई भी सिलेक्ट करो, मुझे 53 संडेज ही चाहिए। समझ में आया सवाल? 53 संडेज फ्रॉम अ ईयर ऑफ 20th सेंचुरी। तो आंसर बोलो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, A/E1, मतलब समझाओ, मतलब ये हो गया भाई कि 53 संडेज फ्रॉम अ लीप ईयर, तो वो तभी निकाल के दिखाया था 2/7, और 53 संडेज फ्रॉम अ नॉन लीप ईयर
कौन सा? मुझे क्या पता, मुझे तो 53 अंडे चाहिए, तो उठा के सब टोटल जोड़ दो। अब जो भी आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 और E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस नहीं इंटू A बाई E2। स्टार्ट करते हैं भाई। E1 बताओ कितना? 1/4 इंटू 2/7 प्लस 3/4 इंटू 1/7। आंसर बोलो भाई। 28। चलो करो कॉपी और बेस थ्योरम लिखो हेडिंग। ब्रेक? ब्रेक क्या चीज होती है? ब्रेक मन का वहम है। अभी तूने कोशिश की फॉर्मूला याद करने की? हो रहे हैं आजकल याद? सुन लो कोई भी। अच्छा अच्छा, अभी ट्राई करेगा ये। कोई नहीं, 5 साल लगाओ 12th में, क्या दिक्कत, आ ही जाएगी। तुझे लगता कुछ ज्यादा धीरे आ रही है परफेक्शन? मैंने छोटा करियर नहीं है मेरा, पढ़ाते टाइम में 18 साल हो गए मुझे, ऐसा केस नहीं देखा। होमवर्क पूरा है, फॉर्मूला याद नहीं। मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि सर फॉर्मूला याद नहीं इसलिए होमवर्क नहीं है, ठीक है नहीं। यहाँ पता नहीं चमत्कारी तरीके से होमवर्क पूरा है। कौन सी फॉर्म को क्या कहते हैं वो हमें नहीं पता। मतलब ये बैच मेरी जिंदगी में याद रहेगा मुझे। पानी बैठा चुपचाप, पानी पिलाऊं तुम्हें अभी? अभी होगा ब्रेक, सबका होगा, क्यों परेशान हो रहा है तू? एक ब्रेक तो तुमने जबरदस्ती ले लिया। अभी गए नोट के सारे जने? 10 सेकंड। मैंने सवाल लिखे थे कि बच्चे का बीच में ये क्या हो? ठीक है, मैंने कहा इतने में सवाल लेके सवारे बच्चे गायब हो चुके हैं। अभी कोई डाउट तो नहीं आता? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेस थ्योरम। पहले समझ लो बेस थ्योरम में क्या खास बात है। बच्चे बेस थ्योरम ना रिवर्स है किसकी? टोटल की। कंडीशनल की नहीं रिवर्स होती कोई। टोटल प्रोबेबिलिटी का रिवर्स होता है बेस थ्योरम। सुनो ध्यान से, कैसे रिवर्स होता है प्यारे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना, नहीं तो कर लोगे तुम गड़बड़। थ्योरी तो सब प्रिंटेड ही है वहां। ये लो भाई, बेस थ्योरम में क्या करते आए हैं कि ए परफॉर्म करो। हम किसके बारे में पूछते हैं? किसको फिक्स करके? कभी E1 को फिक्स करते हैं, ऐसे तो होता है, पहले E1 फिक्स करो फिर ए निकालो, E2 फिक्स करो फिर ए निकालो, E3 फिक्स करो। ये कौन है? टोटल। जब सारे लूप जोड़ता हूं तो टोटल है। बेस थ्योरम रिवर्स है। बेस थ्योरम कहता है उसे फिक्स कर दो। फिक्स कर दिया, कहता निकालो इसको। नहीं समझ में आया? पहले कहता उसको फिक्स करके आओ और फिर निकालो इसको। और जिस बच्चे को पता है कि सर क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A इज फिक्स्ड, इसको दिमाग में आते कंडीशनल याद आ जाती। क्या आती है? कंडीशनल का मतलब क्या होता है? जो फिक्स है वो नीचे, बाकी ऊपर। और यहां से बच्चा कहता है सर देखो ये तो आसान है, इसमें क्या दिक्कत है? पहले आप E1 कर लो। E1 है नहीं लिख रहे हो ना, तो क्या कर लो, पहले E1 कर लो और फिर A परफॉर्म कर लो किससे? और मैंने ये कहता है इसके लिए तो सर क्या करोगे अब ना? अरे A तो कहीं से भी परफॉर्म हो जाएगा। आई मत लिखना। अच्छा हाँ 1 लिखा ऊपर, तो ये आ जाएगा E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई। अब क्या सीखे? हाउ बेस थ्योरम इज कनेक्टेड टू टोटल। अरे ये A कहां से आएगा? टोटल से। तो टोटल तो पहले आना चाहिए ना इंसान को। टोटल आएगा तो उसके बाद रिवर्स बता देगा।
अच्छा, बेस थ्योरम को रिवर्स बोलते हैं टोटल का, कैसे? टोटल क्या करता है, बार बार ये पूछता है, लेकिन किसको फिक्स करके? E1 फिक्स कर दिया, फिर A निकालो, E2 फिक्स कर दिया, A निकालो, और बेस क्या करता है, वो फिक्स कर देता है। कभी किसके बारे में पूछता है? E1 when A is fixed, E2 when A is fixed, E3 when A is fixed, En when A is fixed. Now that's the difference of basically base theorem और total. तो बेस को क्या बोलना है? रिवर्स ऑफ टोटल। अच्छा भाई, अब एक वेन डायग्राम की जगह बनी होगी बेस में, ये बना लेना वेन डायग्राम, जल्दी जल्दी बना लो ताकि क्वेश्चंस पे चलें। फिर वही वेन डायग्राम बनाना है जो किस में बनाया था, टोटल में। और ये देखो, हाँ जी, बेस थ्योरम किसको पूछेगा? बेस थ्योरम, बेस थ्योरम किसको फिक्स करता है, किसको पूछता है? ए को फिक्स करता है बेस, और इनमें से को पूछेगा। कौन से इवेंट को पूछेगा? मुझे क्या पता कौन से पूछेगा। मान लो जेथ इवेंट पूछ रहा है, कौन सा इवेंट? जेथ। किसको फिक्स करके? ए। तो आंसर क्या लिखूंगा मैं? ऊपर इन दोनों का कॉमन और डिवाइडेड बाई क्या? ए। यानी पूरी बात ढंग से देखो तो ये 1 by 1 प्रोसीजर से परफॉर्म हो जाएगा। ई जे इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? ए ई जे डिवाइडेड बाई ए का मतलब होगा सिग्मा आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 टिल n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई। इसमें भी दो छोटे छोटे नोट, दोनों एक नोट वो भी डालना है इसमें भी। एक तो ये डालना, ये पूरी डिटेल कॉपी कर लेना, ये वाली ना, ये वाली इवेंट डायग्राम की जगह में आसपास कॉपी कर लेना। और ये बात हमेशा याद रखना कि E1 E2 E3 यहाँ भी एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। देखना इंडिपेंडेंट तो लिखा हो दोबारा, यहाँ लिखा ही होगा, कॉपी पेस्ट थ्योरी होगी ये। इंडिपेंडेंट काट के एग्जॉस्टिव करना यहाँ भी। चलो शुरू करते हैं, ये सब कॉपी कर लो, ये वाला इलाका। हाँ जी बोलो। सही है, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो उस हिसाब से वेन डायग्राम देख। अब ए तक पहुंचना है तो तेरे को प्रोसीजर क्या करना है? ए परफॉर्म करना है व्हेन ई इज प्रेजेंट। यही तो कहना चाह रहा है। तेरे हिसाब से चलते हैं ना, तो ए को पहले लिख ले। ए परफॉर्म करना है और E1 भी होना चाहिए। तो प्रोसीजर तो ये कहता है कि पहले E1 में घुसोगे फिर ए मिलेगा। तो वही तो हो रहा है, 1 by 1 E1 आ रहा है और A by E1। ठीक है, मैं तेरी बात समझ गया। तो बेस थ्योरम में कंडीशनल में क्या होता है, जिसको फिक्स करते हैं उसको पहले लिखो, लिख दिया फर्स्ट। इसका क्या मतलब है? ये वो चीज़ है जहां ए और E1 दोनों प्रेजेंट है। ए और E1 दोनों चीजें होनी चाहिए, यही तो मतलब हुआ इसका। तो इसके लिए तो प्रोसीजर है ना, पहले E1 में एंटर करेगा। देख वेन डायग्राम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ए में थोड़ा जा सकता है तो इसके लिए पहले E1, देन ये तो 1 by 1 प्रोसीजर में आ गया ना जी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। मामूली सवाल मुझे यहां करने ही नहीं है, तो मामूली सवाल करने ही नहीं है मुझे यहां, क्योंकि मैं टोटल पे काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगा के आ रहा हूं। तो आप ये सारे टिक कर लें होमवर्क। फर्स्ट सेकंड बिल्कुल होमवर्क टिक कर लें। मैं तमीज़ वाले सवाल ही कराना चाहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा टिक करना है तो एक काम कर सकते हो, पर है बहुत ही फालतू टाइप के, तुम ही करना इसको ना, मैं नहीं करा। थर्ड क्वेश्चन से आ जाओ। थर्ड फोर्थ से लेकर 9th तक सब प्यारे प्यारे सवाल हैं, उनमें से कुछ तो मैं मार्क करा रहा हूँ। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट हम जरूर करेंगे। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है जितने भी टिक करा रहा हूं मैं, ठीक है। थर्ड का ए, 6th का बी पार्ट, ओहो थर्ड का बी यार, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, 6th क्वेश्चन, 6 से लेकर 9 तक सारे टिक करो, सारे करने हैं। इसके अलावा फंडामेंटल्स में टिक कर लो, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो फंडामेंटल करने पड़ेंगे कम से कम। तो 2 क्वेश्चन अच्छा ये फंडामेंटल वाले सवाल बिना लैंग्वेज ही करेंगे, ठीक है जी। वही अपना एरो बना के जो काम के क्वेश्चन है वो तमीज में पूरी विद लैंग्वेज करेंगे। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट टिक कर लो, और एक सेकंड क्वेश्चन का एफ पार्ट टिक कर लो। ये फंडामेंटल सवाल हैं, इनसे आप थोड़ा बेस थ्योरम का आइडिया लेंगे, और इसमें लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई।
हाँ भाई, जब E1 को पूछे और A को फिक्स करे तो थ्योरम का नाम बताओ, बेस थ्योरम। और जब A को पूछे तो टोटल, बस खत्म। इतना सा तो कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम बनाओ जैसे वैसे पहले बनाया था। कौन सा था भाई? बी। तो सपोज 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। ये भी पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, अब बालों पे सवाल बना दिया है। हाँ भाई, यहाँ 5% इसके मेन के ग्रे हेयर है और 0.25% वुमेन के ग्रे हेयर है। अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब उसको नहीं पता उसने किसको सिलेक्ट कर लिया, जिसके ग्रे हेयर हैं उनमें से किसी को सिलेक्ट किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, एज्यूम देन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। हाँ भाई, तो मेल और फीमेल, तो E1 किसकी इवेंट बनाते हैं प्रोबेबिलिटी? मेल। और E2 क्या है? फीमेल। और दोनों इक्वल हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना? वो भी 1/2। कैपिटल A जो फिक्स है वो है ग्रे हेयर। यस एनीवन, ग्रे हेयर इफ अ मैन इज सिलेक्टेड। कोई बता सकता है? ग्रे हेयर इफ अ मैन इज सिलेक्टेड 5%, तो 5/100। ग्रे हेयर व्हेन अ वुमेन इज सिलेक्टेड 0.25 क्या परसेंट है, तो 25 बाई कितना लिखूं? 25 बाई 10,000 लिखो भाई। ठीक है जी। अब बताओ, सुनो। अरे अरे रुको राक्षसो, अभी तो पता लगेगा कि तुमको बेस कैसे पूछ रहा है। अभी सवाल दोबारा पढ़ो। फाइंड क्या करना है? अरे तो उसके बारे में पूछ ही नहीं रहा। ग्रे हेयर के बारे में नहीं पूछ रहा, कह रहा पर्सन बीइंग। लेकिन ये फिक्स है कि सिलेक्टेड पर्सन में से जिसको भी सिलेक्ट किया ग्रे हेयर जरूर है, तो ये फिक्स है। और वो सिलेक्टेड पर्सन मेल हो ये पूछ रहा है, तो पूछा किसके बारे में? E1/A। तो आंसर बोलो। E1 इंटरसेक्शन A बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E। हाँ भाई शुरू हो जाओ। 1/2 इंटू 5/100। काटा पीटी मत करना, भी रुक जाओ, सारे डिटेल लिख लो। और A का मतलब? हाँ जी पीयूष, A का मतलब तो सारा कुछ आएगा, दोनों ऐड करने पड़ेंगे। 1/2 इंटू 5/100 प्लस 1/2 इंटू 25/10,000। हाँ भाई पहले ना वो चीज़ें काटो जो सब में है। 1/2 1/2 1/2 उड़ गया, 100 100 और यहाँ 100 रह गया। ये 25 4 जा, बस अब नहीं कट रहा कुछ भी। याद आएगा 5/5 प्लस 1/4 यानी कि 20/21। चेक करो जी आंसर। अभी टफ है बेस थ्योरम? नहीं नहीं अभी नहीं, ये कभी भी टफ नहीं है, चिंता नहीं करो। सवाल का मीनिंग ढंग से निकाल लोगे तो कभी टफ लगेगा ही नहीं। आंसर निकले पीछे? अगला शुरू करो, बेसिक्स क्वेश्चन। पहले बेसिक निपटा लो जरा, एक दो बेसिक तो समझो है क्या। हाँ भाई ये वाला बेसिक किस में काम आ गया? E1 एंड E2 इक्वली लाइकली। आई रिपीट, E1 एंड E2। और अगला क्वेश्चन करा रहा हूं E1 E2 नॉन इक्वली लाइकली में। इक्वली लाइकली नहीं है, नॉट इक्वली लाइकली। और उसके बाद हम पूरी इंग्लिश वाली कहानी लिखवा के तुमको कराएंगे। तो ये आखिरी क्वेश्चन है बिफोर ब्रेक, जब हम करने जा रहे हैं वो ब्रेक, इसके बाद ब्रेक होगा, क्योंकि इसके बाद फिर पूरी अंग्रेजी लिख लिख के काम करना है। हाथ में पहन ले, घड़ी है ही तो, जेब में रखने का मतलब क्या है? अभी स्टार्ट करें? हाँ, सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट पढ़ लो। इसमें वही है, बच्चों वाले सवाल है सारे, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा मैं। हाँ जी।
बहुत बढ़िया है, करो। 3 टाइप के ड्राइवर्स का आप इंश्योरेंस करते हैं। पहले टाइप के ड्राइवर हैं स्कूटर ड्राइवर, दूसरे टाइप के ड्राइवर है कार ड्राइवर, और तीसरे वाले इनका क्यों कर दिया, उनका करो जो इनके आसपास चलते हैं। नहीं, कहीं घूम जाते हैं ट्रक वाले, इनका क्यों करते हैं, इसकी जगह तो उनका करो जो इनके आसपास ही चल रहे हैं। चलो जी, स्कूटर ड्राइवर कितने लोगों का इंश्योरेंस किया तुमने स्कूटर ड्राइवर में? 2000 लोगों का, 4000 कार ड्राइवर, 6000। ये इक्वली लाइकली तो नहीं है। तो स्कूटर ड्राइवर कितने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मतलब क्या आ जाएगा? 2000 बाई कितने ड्राइवर हैं टोटल? 2 4 6 6 12, 12000 ड्राइवर हैं। तो स्कूटर ड्राइवर थे 2000 आउट ऑफ 12000। हाँ सही है। अरे सुधर जाओ, मान जाओ, मत किया करो काटा पीटी। बेस में मत किया करो, बेस में फाइनली डेटा लेगा। तुमने देखा नहीं मैंने क्या काटा पीटी की, ये गया ये गया ये गया, बचाओ सॉल्व कर दो, यहाँ चक्कर में लगे रहोगे तुम। अगला बताओ, 4000 बाई 12000, और उससे अगला 6000 बाई 12000। सवाल आगे पढ़ते हैं। हाँ भाई, क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर ड्राइवर, अ कार ड्राइवर, अ ट्रक ड्राइवर। ठीक है भाई, किसी स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होना, कार ड्राइवर का होना, ट्रक ड्राइवर का होना, एक्सीडेंट्स आपके लिखे हुए वहां पर, ये इससे चांसेस हैं। आगे क्या कहते हैं? वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इज वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। हाँ भाई, किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ, वो इंश्योर्ड था, उसे भी नहीं पता ये कौन सा बंदा है, लेकिन इंश्योर्ड था। कौन था भाई? ठीक है जी। आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? यार एक मिनट, फिक्स क्या है? एक्सीडेंट हुआ है इंश्योर्ड पर्सन का, बात खत्म। एक्सीडेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन ना, बात खत्म। और पूछ किसके बारे में रहा है? अच्छा, स्कूटर ड्राइवर के बारे में पूछ रहा है। तो स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात को मानते हुए कि इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है। इधर देखो क्या पूछ रहा हूं, स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस बात को फिक्स कर दिया कि इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है। तो आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन वाला लूप ऊपर, और भाई ये तो तुम्हें पता ही है। चलो भाई शुरू हो जाते हैं। हाँ भाई बताएं, यानी कि E1 वाला लूप ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 आ गया ना ऊपर। स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ भाई, किसी स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होना, इस बात के चांसेस जल्दी जल्दी बताओ। क्या था? 0 पॉइंट क्या था? 0.1 था। अच्छा, 1/100 लिख देते हैं। किसी कार ड्राइवर का एक्सीडेंट होना 3/100, और ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट होना 15/100। चलो शुरू करते हैं। तो E1 कितना है? दैट्स 2000 डिवाइड बाई 12,000 इंटू 1/100। आगे 2000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 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 वही 1/100 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 3/100। और अगला 6,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू, कहाँ गया वो, 15/100। क्या क्या उड़ गया? बाई 12,000 सारा खत्म, बाई 100 सारा खत्म, और ये 3 0 3 0 3 0 3 0 सबकी खत्म। क्या रह गया ऊपर? 2 भी खत्म, 2 1 2 2 1 2 2 2 जा, और 2 3 जा। हाँ भी, तो ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया ये खत्म, यहाँ तो पूरा खत्म है। 1 रह गई, ये 2 रह गया सर। 2 3 जा 6, और 15 3 45। आंसर बोलो, पुट आउट।
दैट्स इट। अब आपके पास 15 मिनट का ब्रेक है। क्लास 12:35 पे शुरू हो जाएगी और जा सकते हैं।